आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी समझने जा रहे हैं जिनका नाम आज़ादी के संघर्ष में तो सबसे ऊपर है, पर जिनकी विरासत पर आज भी कई दावे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। और भगत सिंह की पूरी कहानी का सार शायद उनके इसी एक कथन में छिपा है। उनका कहना था कि व्यक्तियों को तो मारा जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन उनके विचारों को नहीं। और सच में उनके विचार साम्राज्य से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुए। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज हम भगत सिंह के पूरे सफर पर एक नजर डालेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक नौजवान क्रांति का एक इतना बड़ा प्रतीक बन गया। वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर किया और कैसे उन्होंने अदालत को ही अपना सबसे बड़ा मंच बना लिया। और हाँ, आखिर में हम ये भी समझेंगे कि उनकी शहादत आज भी हमारे लिए इतने मायने क्यों रखती है। तो भगत सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने उन्हें उत्तरी भारत में एक लोकनायक, एक फोक हीरो बना दिया, जिनकी कहानी आज भी घर घर में सुनाई जाती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि भगत सिंह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। वो एक बहुत गहरे विचारक थे, एक समाजवादी थे। वो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहते थे, बल्कि वो बराबरी पर आधारित एक नए समाज का सपना देखते थे। और उनकी इसी सोच ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। तो सवाल उठता है कि आखिर भगत सिंह ने क्रांति का ये रास्ता चुना ही क्यों? इसकी जड़ें एक घटना में हैं, एक विरोध प्रदर्शन में, जहां एक बहुत ही सम्मानित नेता की मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। ये था साइमन कमीशन, और जाहिर है इसी अन्याय के खिलाफ पूरे देश में विरोध की आग भड़क उठी थी। और इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। अक्टूबर में लाला लाजपत राय ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। नवंबर में पुलिस के लाठीचार्ज में लगी चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। और दिसंबर आते आते भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लेने की कसम खा ली थी। ये एक ऐसा सिलसिला था जिसका अंजाम बहुत घातक होना था। और ये सिर्फ एक कसम नहीं थी। इस एक कसम ने भगत सिंह को दो ऐसे कामों के लिए उकसाया जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गए। एक था बदला और दूसरा था एक संदेश। और यहीं पर इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया। बदला लेने की इस कोशिश में एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती हो गई। उनका निशाना था पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स गॉट, लेकिन गलती से गोली लगी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स को, जो सिर्फ 21 साल का एक नौजवान अंग्रेज अधिकारी था। अब जरा इन दो घटनाओं के बीच के फर्क को समझिए। एक तरफ सॉन्डर्स की हत्या थी, जो एक सीधा सीधा बदला था, तो दूसरी तरफ थी असेंबली में बमबारी। ये एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक एक्ट था। वहां जो बम फेंके गए थे वो कम ताकत के थे, जिनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाना था, ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचना था। और बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, पर्चे हवा में उछाले और जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। क्यों? क्योंकि उनका असली मकसद तो अब शुरू होने वाला था, अदालत को अपनी क्रांति का मंच बनाना। तो ये गिरफ्तारी कोई हार नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। भगत सिंह को पता था कि असली लड़ाई अब अदालत के अंदर लड़ी जाएगी और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। और जेल के अंदर से भी उनकी लड़ाई रुकी नहीं। उन्होंने मांग की कि उन्हें आम मुजरिमों की तरह ना रखा जाए, बल्कि पॉलिटिकल प्रिजनर यानी राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिया जाए। ये सिर्फ बेहतर सुविधाओं की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान की लड़ाई थी। और जब उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने शुरू की एक भूख हड़ताल, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूरे 116 दिन, सोचकर देखिए, लगभग 4 महीने बिना अन्न के, एक दाने के। ये उनके फौलादी इरादों का सबसे बड़ा सबूत था। इस हड़ताल ने ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव डाला और भगत सिंह का नाम हिंदुस्तान के हर घर में, हर जुबान पर चढ़ गया। अब भगत सिंह का ये बढ़ता हुआ असर सरकार को डरा रहा था। वो इस मामले को बस जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया, एक विशेष अदालत, जिसने न्याय की सारी सामान्य प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया। ये बस न्याय का एक दिखावा था, जिसका फैसला तो शायद पहले से ही तय था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भगत सिंह एक व्यक्ति से एक शहीद बन गए। और फिर फैसला आया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु,
तीनों को हत्या का दोषी पाया गया और सजाए मौत सुनाई गई। फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख तय की गई। लेकिन अंग्रेज हुकूमत जानती थी कि 24 मार्च को पूरे देश में बगावत की आग भड़क सकती है। जनता के इस गुस्से के डर से उन्होंने खुफिया फैसला लिया। फांसी का समय और तारीख दोनों बदल दिए गए और ये बात सबसे, यहां तक कि उनके परिवार वालों से भी छिपाई गई। तय तारीख से एक शाम पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे जेल के अंदर ही तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। उस वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी और उस एक शाम ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। पर भगत सिंह की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि यहीं से उनकी विरासत की, उनकी लेगेसी की असली कहानी शुरू होती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द भगत सिंह के असर को शायद सबसे बेहतर तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि लोग उनके काम की बारीकियों को शायद भूल गए, लेकिन उनका जो प्रतीक था, जो सिंबल था, वो हमेशा जिंदा रहा। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा भगत सिंह ने खुद कहा था, व्यक्ति मर गया पर विचार अमर हो गए। और ये प्रतीक आज इतना ताकतवर है कि अलग अलग सोच रखने वाले कई राजनीतिक गुट उन पर अपना दावा करते हैं। राष्ट्रवादी उन्हें देश प्रेम के लिए पूछते हैं, तो कम्युनिस्ट उनके समाजवादी विचारों के लिए। दक्षिणपंथी हों या सिख राष्ट्रवादी, हर कोई उन्हें अपना नायक मानता है। इससे पता चलता है कि उनकी विरासत कितनी पेचीदा, कितनी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इन सब राजनीतिक दावों से कहीं ऊपर जनता की यादों में वो हमेशा शहीद-ए-आज़म रहेंगे, यानी शहीदों में सबसे महान। ये एक ऐसी उपाधि है जो दिखाती है कि लोगों के दिलों में उनका मकाम क्या है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भगत सिंह कौन थे? एक हिंसक क्रांतिकारी, एक निस्वार्थ शहीद, या एक बहुत गहरे दार्शनिक? और शायद उनकी महानता इसी बात में है कि वो एक ही वक्त में ये सब कुछ थे। एक ऐसी जिंदगी जो आज भी हमें सवाल पूछने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए मजबूर करती है।